चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th का चैप्टर 1 चल रहा था आप लोग का प्राकृतिक संसाधन। आज इसका खंड ग देखेंगे हम लोग, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, तो देखिए वन किसे कहते हैं? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होता है, जहां पे घनी संख्या में या ज्यादा संख्या में आपको पेड़ पौधे और झाड़ियां मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो वन स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं, तथा जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं उसे मानव निर्मित वन या वानिकी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं, यानी मानव निर्मित वन को क्या कहते हैं हम लोग? वानिकी कहते हैं, यानी इसमें भैया मानव के द्वारा विकसित किया गया वन हो गया। अगला, भारत विश्व का 10वां देश है जहां 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। यानी भारत का 10वां स्थान आता है जहां पे 68 हेक्टेयर में आपका वन का विस्तार देखने के लिए मिलता है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है जो विश्व में प्रथम स्थान है। अगर वन क्षेत्र की बात करें तो नंबर 1 में कौन आता है? हमारा रूस आता है, जिसमें 809 करोड़ हेक्टेयर वन पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, वृक्षों के घनत्वों के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा गया है। सबसे पहला अगर बात करें तो अत्यंत सघन वन। कौन सा वन हो जाएगा? अत्यंत सघन वन। भारत में इसका विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। पूर्वोत्तर राज्य में इस तरह के वन पाए जाते हैं और इसका घनत्व देखा जाए तो 75% से अधिक है, क्योंकि सघन की बात हो रही है, यानी ज्यादा फैला हुआ वहां पे विस्तार है उसका। सघन वन की बात करें तो इसका विस्तार पहाड़ी क्षेत्रों में आपको हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर आदि में है। इसका घनत्व 62.99%, थोड़ा सा कम गया है ना। और तीसरा जो है खुले वन, ये और कमेगा। इसका विस्तार आदिवासी जिलों में है, जैसे आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम आदि में है। इसका घनत्व देखा जाए तो 23.89% है, किसका? खुले वन का। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। हमारा झाड़ियां एवं अन्य वन। तो देखिए राजस्थान का तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो अर्धशुष्क क्षेत्र है, उसमें इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं झाड़ियों की तरह। ठीक है, आगे बात करते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को तटीय वन भी कहते हैं, यानी ये तट के किनारे आपको देखने के लिए मिलेगा। यह समुद्री तटीय राज्यों में फैला है, जैसे अंडमान निकोबार, केरल, गुजरात, दमन द्वीप आदि में। आगे बात करते हैं प्रशासकीय दृष्टि से वनों का विस्तार। तो देखिए इसमें सबसे पहला आता है आरक्षित वन। जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ये वन जो होते हैं जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें ना तो आप लकड़ियां काट सकते हैं और ना ही पशुचारण कर सकते हैं, पशु को चरा सकते हैं। ऐसे वन को आरक्षित वन कहते हैं, जिसमें आप ना लकड़ी काट सकते हैं और ना ही पशु को चरा सकते हैं। ऐसे वन को क्या कहेंगे? आरक्षित वन। दूसरा है हम लोग का रक्षित वन, यानी इसमें विशेष नियमों के अधीन, यानी नियम कानून के अनुसार आप पशुओं को चरा सकते हैं, सीमित लकड़ियां काट सकते हैं। ये सुविधा इसमें आपको दिया जाता है रक्षित वन के अंतर्गत। आगे बात करते हैं आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक अगर विस्तार देखा जाए तो आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। कहां पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में, रक्षित और अरक्षित। और सबसे ज्यादा वन का विस्तार भी आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। तीसरा है अवर्गीकृत वन। इसमें पशुओं को चराने एवं लकड़ियां काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें आप खुलेआम सब चीज कर सकते हैं, लकड़ी काटिए, पशु चराइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन होता है आपका आरक्षित वन और रक्षित वन। इसमें तो भैया आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं, सब चीज नियम कानून से। इसमें थोड़ा बहुत छूट मिल जाता है। और अवर्गीकृत जो वन है इसमें फुल छूट रहता है, जितना मन उतना लूट लीजिए। आगे हिमालय यव संकट में। तो हिमालय यव जो है वह चीड़ के एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, एक औषधीय पौधा है। ठीक है, हिमालय यव जो है चीड़ के ही प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, जो कि औषधीय पौधा है, जो आपको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसकी छाल, पत्ती, टहनी और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। ठीक है, इससे कौन सा रसायन निकाला जाता है? टैक्सोल, जो कि आपके कैंसर में महत्वपूर्ण होता है। आगे पॉइंट देख लेते हैं इसका। ठीक है, किसके लिए मेन होता है? ये कैंसर के लिए। ठीक है, इसका और पॉइंट है, देखिए। तो जो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, इससे बनाई गई दवाएं विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। लेकिन आज हजारों पेड़ हिमालय यव के विलुप्त हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजातियां और 47,000 वनस्पति उपजाति पाई जाती हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। 81,000 वन्य प्राणी उपजातियां और 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती है। ठीक है, रेड डाटा बुक
इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है, ठीक है। यानी जो विलुप्त हो रहा है उसके बारे में रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, ठीक है। जानकारी आपको अच्छी लग रही है, क्लास अच्छा लग रहा है तो दोस्तों से जरूर शेयर करें, ठीक है। और कम से कम लाइक दिया कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है, कम से कम ये तो पता चले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, इस संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों के जातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित प्राणियों में विभाजित किया गया, ठीक है। यानी अगर बात करें WCU के तहत तो 5 वर्गों में इसको बांटा गया, ठीक है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में इसको बांटा है WCU के तहत, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका सामान्य जातियां, यानी वह जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती जो है, जैसे आपका पशु हो गया, साल हो गया, चीड़ हो गया, जो हिमालय पे पाया जाता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, वो हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे। दूसरा है संकटग्रस्त जातियां, इन जातियों के लुप्त होने का खतरा है, मतलब लुप्त नहीं हुआ, खतरा है, जैसे में काला हिरण, मगरमच्छ, गैंडा आदि। तीसरा है सुभेद जातियां, यहां से आपका ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर बन जाता है, ठीक है। तो एकदम ध्यान समझिए, सुभेद जातियां वैसी जातियां जिनकी संख्या क्या हो रही है? घट रही है, मतलब है अभी भी पर घट रही है, जैसे में आपका नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और चौथा है आप लोग का स्थानिक जातियां, यानी प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, ठीक है। उसी तरह अंडमानी आपका जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश का मिथुन, ये सब आ जाता है आपका स्थानिक जातियों में, यानी वहां का विशेष ये जंतु हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं लुप्त जातियां, तो ये वह जातियां हैं जो पृथ्वी से लुप्त हो गए हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली बत्तख और डोडो पक्षी, ये भैया पृथ्वी पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, विलुप्त हो चुके हैं साफ। आगे बात करते हैं WWF, इसका फुल फॉर्म, क्योंकि आपका एब्रीविएशन इसको कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है, 1 नंबर में। तो WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, WWF। आगे बात करते हैं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों में, ठीक है। तो वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र में 3 सिस्टम तैनात किया गया है। सबसे पहला है आपका राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? ये ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि और प्रजनन की व्यवस्था को तैयार करना। देश में इसकी संख्या 85 है, यानी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो इसकी संख्या कितनी है? 85 है, ठीक है। दूसरा आपका विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य, ऐसा सुरक्षित क्षेत्र जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं, और देश में इसकी संख्या 448 है, यानी अभ्यारण्य की संख्या आपकी ज्यादा है, 448 है, और उद्यान यानी पार्कों की संख्या आपकी 85 है, ठीक है। उसके बाद है जैव मंडल, ये वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और देश में इसकी संख्या कुल मिला के 14 है, ठीक है। तो कुछ अभ्यारण्य, कुछ जैव मंडल, कुछ उद्यान, उसको हम देखेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं उसको लिख देता हूं, आप लोग बढ़िया से उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, देखिए इसमें आप लोग का इंपॉर्टेंट लिया गया है, और जो भी है सब एग्जाम में पूछा गया है, तो एकदम ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से आपका 2 बनता है, एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और एक आपका सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछेगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आप लोग का? तो मध्य प्रदेश, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अगला है कर्नाटक, कर्नाटक में 2 अभ्यारण्य याद रखिएगा, एक भद्रा अभ्यारण्य और एक गांधी सागर अभ्यारण्य। कर्नाटक में भद्रा और गांधी सागर, ठीक है। तीसरा आपका राजस्थान BVI है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा हो जाएगा घना पक्षी विहार, दोनों आपके राजस्थान में मिलेंगे, रणथंभौर और घना पक्षी विहार, कहाँ पे? राजस्थान में। तीसरा उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजस्थान रणथंभौर और घना, ठीक है। उत्तराखंड कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। 5वां आपका उत्तर प्रदेश चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा चंद्रप्रभा। अगला है 6ठा तमिलनाडु, तमिलनाडु में अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, तमिलनाडु में अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य। 7वां है गुजरात, गुजरात में गिरी राष्ट्रीय उद्यान। और 8वां पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरवन टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, यानी बाघ संरक्षण के लिए। 9वां है उड़ीसा चिल्का अभ्यारण्य।
10वां छत्तीसगढ़ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और 11वां सिक्किम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे है बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1973। किस लिए? बाघों को बचाने के लिए। ठीक है, बाघ परियोजना 1973। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चिपको आंदोलन। उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में, ठीक है, सुंदरवाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधे काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करते थे। मतलब भैया जैसे लोग जैसे मान लीजिए सीधा सीधी आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पकड़ता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो उसी तरह पेड़ को पकड़ के भैया ये मेरी है, इसको किसी और की होने नहीं दूंगा। वैसे एकदम सही चीज था ये, ठीक है, गलत नहीं था। और इसी का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। कब हुआ था? 1972 में। याद रखिएगा किसके नेतृत्व से? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैव विविधता अधिनियम तो 2002 में पारित हुआ था। याद रखिएगा जैव विविधता अधिनियम 2002 में हुआ था। जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधि उपयोग में होता है। जैसे अगर देखा जाए तो मॉर्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए होता है। ठीक है, मॉर्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए होता है तथा इसे पापावोहर सोनिफेरम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पापावोहर सोनिफेरम से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद क्यूनाकाइन, ये मलेरिया के लिए, जिसे चीन चोना लेड जेनेरियाना, ठीक है, लेड जेनेरियाना से प्राप्त किया जाता है। किसको? क्यूनाइन को। ठीक है, तो ये था आप लोग का चैप्टर, पूरा खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट नोट्स आपका था। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। पहला आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, कहता है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था? 25, 19.27, 20 या 20.60? तो कितने पे आपका भौगोलिक विस्तार था? देखिए 2001 के अनुसार 19.27% में भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का विस्तार था। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न 2। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का जो विस्तार है आपका, वो आपका 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बहुत बढ़िया, बिहार का है। तो याद रखिएगा बिहार में 15, 20, दोनों ऑप्शन 20-20 है, इसको चेंज करते हैं। किताब में ही 20-20 दे रखा है। ठीक है, मुझे लगा मेरा मिस है, तो कोई बात नहीं है। 15, 20, 20 तो कितने प्रतिशत पे? 7% पे आपका बिहार में वन का फैलाव है। अगला है पूर्वोत्तर राज्यों के 118 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? आदिवासी की बात कर रहा है तो यहाँ पे 75, 80.05, 90.03 या 60.11, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 60.11। अब अगला है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक देखने को मिलता है? तो ये आपको याद होगा, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर वन की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में वन का विस्तार मिलेगा। ठीक है, चलिए कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया कितने वर्गों में? इसका सही आंसर आएगा, फटाफट हम लोग टिक मारते चलेंगे, 3 वर्गों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का 7 नंबर है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26,200। याद रखिएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी कर लेते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। आगे है एक NGO की वानकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। ठीक है। अगला है 10 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है और कहीं नहीं? एक ही जीव है भैया, घरिया। ठीक है, कौन सा है? घरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा? मयूर हो जाएगा, यानी जिसे हम मोर कहते हैं। ठीक है,
मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार की अगर बात कर रहा है तो ये आपको सुंदरवन में देखने के लिए मिलेगा। टैक्सोल का उपयोग होता है किसके लिए, तो ये कैंसर के लिए होता है। चरक का संबंध किस देश से था, तो ये भारत से था। चरक का संबंध किस देश से था, भारत देश से था। आगे है बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार विभाजन के बाद बिहार की वन संपदा में काफी कमी आ गई है। वर्तमान समय में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.1% भाग पर वन का फैलाव देखने के लिए मिलता है और बिहार के 38 जिलों में 17 जिलों से वन क्षेत्र बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। तो ये है बिहार की वन संपदा की स्थिति का वर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। तो सबसे पहला कृषि भूमि का विस्तार है, दूसरा पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग है, रेल मार्ग और सड़क निर्माण, ठीक है। चौथा है औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। तो वन एक अमूल्य संसाधन है, सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक मानव जीवन इसके द्वारा पोषित हो रहा है, यानी भैया सारा सिस्टम वन से ही आप लोग का जुड़ा हुआ है। वन की उपस्थिति जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए संतुलित पारिस्थितिक प्रदान करता है, ठीक है। आगे है वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। तो वन्य जीवों की प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण होता है, ठीक है। प्रदूषण संबंधी समस्याएं हो गई, आर्थिक लाभ हेतु शिकार हो गए और चौथा आपका अवैध शिकार हो गए, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें। तो वन्य जीवों के संरक्षण में सामुदायिक रीति रिवाज काफी सहायक है और जनजातीय समाज में कई अवसरों पर पीपल, नीम, बरगद एवं तुलसी की पूजा की जाती है। परिणामतः इनका स्वतः ही संरक्षण हो जाता है, ठीक है। चलिए तो 5 हो गए, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आप लोग का, चिपको आंदोलन क्या है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों को कुल्हाड़ी से हरे भरे को हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कुल्हाड़ी को हरे भरे पेड़ पौधे काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधे को घेर कर उसकी रक्षा करते थे, वही हुआ आपका चिपको आंदोलन। आगे कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, इसको बताना है। तो देखिए, हिमालयन वियव ये आपके चीड़ के प्रकार का एक पौधा है जो औषधि गुण वाला है। इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनी और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है जो कैंसर रोग के उपचार में सफल होता है, ठीक है। आगे है अगला प्रश्न, 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखे। तो लाल पांडा, गिद्ध, मोर, नीलगाय, भेड़िया, मगरमच्छ, सफेद सारस, सारंग, पर्वतीय बटेर और चीता, तो ये आपके लुप्त होने वाले जीव हो गए, पशु पक्षी हो गए। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट करें। तो प्रदूषण के बढ़ने के कारण कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई, जिसके प्रभाव वन्य जीवों पर नकारात्मक रूप से पड़ा है। पराबैंगनी किरणों की अधिकता, अम्ल वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी आई है। इसके अलावा वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण के कारण वन्य एवं वन्य जीवन चक्र दुष्प्रभावित होता जा रहा है। यही कारण है कि निवास स्थान उपलब्ध होने के बाद भी वन्य जीवों का ह्रास होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बताएं। पहले की बात करें, पंचमढ़ी जो आपके मध्य प्रदेश में है, इसका है 49,26,28 वर्ग किलोमीटर है, यानी 4,92,628 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरा आपका डिब्रू साइकोवा जो आसाम में है, 765 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। आगे चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। तो वन एक नवीकरणीय संसाधन है जिससे मानव का संबंध क्या है, काफी पुराना है। वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। जब तक वन एवं वन्य जीव सांस लेता रहेगा तब तक मानव भी सांस लेता रहेगा। सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत यह वन ही है, यानी टोटल चीज आपको वन में ही उपलब्ध होता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अटा नहीं है। अगला बोर्ड देखते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार संतुलित पर्यावरण के लिए किसी क्षेत्र के लगभग 33% क्षेत्र पर वन का विस्तार होना आवश्यक है। अगर कोई भी क्षेत्र है वहां पे 33% वन क्षेत्र अगर उपलब्ध है तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वन का विकास कई भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। वन वृक्षों की विविधता के कारण इसे पशुओं के लिए चारा, जलाने के लिए ईंधन, लकड़ियां तथा कई उद्योगों के लिए कच्चे माल तथा लुगदी
इमारती लकड़ियों, प्लाईवुड, तेल, विभिन्न प्रकार के फल एवं मसाले, औषधियां तथा टैनिन इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। हिमालयन यव से प्राप्त टैक्सोल रसायन कैंसर रोगों से उपचार में प्रयुक्त होता है। इसी तरह कई अन्य जड़ी बूटियां हमें वन से ही मिलती है, जबकि वन्य जीवों में मांसाहारी, शाकाहारी, उभयचर, सरीसृप वर्ग के जीव पाए जाते हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 2, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वृक्षों का वर्गीकरण करें और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से करें। तो बात करते हैं वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा गया। सबसे पहला है अत्यंत सघन वन। तो भारत में इसका विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। पूर्वोत्तर राज्य में इस तरह के वन पाए जाते हैं। इसका घनत्व 75% से भी आपका अधिक है, यानी अत्यंत सघन वन आपको किधर देखने को मिलेगा? पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, चलिए दूसरा है सघन वन। इसका विस्तार पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर आदि में देखने के लिए मिलता है। इसका घनत्व 62.99% है। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें खुले वन। इसका विस्तार आदिवासी जिलों में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम आदि में है और इसके घनत्व की बात करें तो 23.89% है। चौथा है आपका झाड़ियां एवं अन्य वन। यह राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पांचवा है मैंग्रोव वन। इसे तटीय वन भी कहते हैं। ये समुद्री तटीय राज्यों में फैला है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, गुजरात, दमन द्वीप आदि। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैव विविधता क्या है, ये मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखें। संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी एक हिस्से पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता ही को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, यानी जहां पर बहुत मतलब लाखों की संख्या में बहुत सारे जीव जंतु आपस में रहते हैं, ठीक है, वन के साथ, वो आपका उसी में चलाता है। ठीक है, तो वही चीजें संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी एक हिस्से पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को जैव विविधता कहा जाता है। इसमें सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े ब्लू व्हेल जो मछली होता है, ब्लू व्हेल जैसे बड़े जीव शामिल होते हैं। पृथ्वी जैसे जैव विविधता का भंडार ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी जो है आपका जैव विविधता का भंडार ग्रह है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले देश, एक विभिन्नताओं से भरा यह देश जैव विविधता के संदर्भ में भी अनूठा है। यही कारण है कि इसकी गिनती विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। 12 नंबर पे हमारा भारत देश है। किसी भी देश के स्वरूप, जैव मंडल एवं जैविक उद्यान के लिए जैव विविधता का समृद्ध होना अनिवार्य है, यानी भैया उसमें अभ्यारण्य होना चाहिए, जैविक उद्यान होना चाहिए, पार्क होना चाहिए। चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं इसका, तो बढ़िया से आप लोग उतार लीजिए। चलिए, इन जैव विविधता से हमें भोजन, औषधियां, दवाई और लकड़ियां मिलती हैं जिनका मानव जीवन में विविध उपयोग है। आज कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग बहुमूल्य उत्पाद तैयार करने में होने लगा। इसके अतिरिक्त जैव विविधता के कई उपयोगिताएं हैं, जैसे नवीन फसलों के साधन के रूप में, दूसरा उन्नत किस्म के कृषि या फसल नस्ल तैयार करने में, तीसरा नए जैव विकास के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है चौथा, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जात के लिए ह्रास के कारक हैं। तो वन संपदा मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, फिर भी मानव ने विकास के नाम पर तथा अधिक पाने की लालसा में वनों का दोहन करना आरंभ किया। मानव के अतिरिक्त अन्य सभी जीव जंतु वन से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही चीजें प्राप्त करते हैं, परंतु मानवीय गुण के कारण इसने वनों से अधिक पाने की लालसा में वनों का अत्यधिक दोहन किया। वन्य जीव एवं वन का क्या किया? ह्रास किया। मानव की ज्यादा गलतियां यहाँ पे है। उपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा रेल मार्ग एवं सड़कों के विकास के लिए वनों को काटा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास के नाम पर वनों का विनाश आरंभ हो गया। बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों को काटकर न केवल कृषि भूमि का विस्तार किया गया बल्कि आदिवासी क्षेत्रों का भी विकास किया गया। चलिए और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। 174 वन्य जीव लुप्त हो चुके हैं एवं 22,500 विलुप्ति के कगार पर है। भारत में चीता और गिद्ध इसके आपके अच्छे उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, भारतीय जैव मंडल क्षेत्रों की चर्चा विस्तार से करें। तो भारत जैव विविधताओं से समृद्ध देश है। एक अध्याय के अनुसार देश में उपलब्ध 33% पुष्पीय पौधे हो गए, 53% स्वच्छ जल मछली, 60 एम्फीबियन, 30% सरीसृप एवं 10% स्तनपायी प्रजातियां भारतीय मूल की हैं। इस विविधता भरी विशेषताओं को सुरक्षित रखने एवं इनके संवर्धन के उद्देश्य से यूनेस्को की सहायता से देश में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का विकास किया गया है। देश का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र अचनाकर अमरकंटक जैव मंडल क्षेत्र है। आगे सबसे प्रसिद्ध नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों की सीमाओं पर 55-20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। उत्तराखंड राज्य के लगभग 220
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आपका नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र का फैलाव है। चलिए, तो हो गया चैप्टर खत्म। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए।